तो हम लोगों ने कल पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस होता है एक पर्टिकुलर टाइम में, और जो एवरेज होता है ये होता है इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का अगर गैप होगा तो उसे कहेंगे एवरेज, और एक पर्टिकुलर टाइम में या इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आप लोग बाइक से जा रहे हो या स्कूटी से जा रहे हो वन से ए से बी में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ये हो गया एवरेज। और अचानक क्या हुआ कि आपको कोई फ़ोन आएगा और पूछेगा आपसे कि आपकी बाइक या स्कूटी की स्पीड कितनी है, तो आपने कर एक इंस्टेंस में यहाँ पे देखा कि मेरी जो बाइक है स्कूटी है इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब आपने एक पर्टिकुलर टाइम में देखा हुआ है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और जब टाइम इंटरवल होता है कि आप यहाँ से चले और यहाँ तक 2 बजे यहाँ से चले 3 बजे यहाँ पे पहुँचे और आपने 60 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो आपका जो टोटल एवरेज आएगा वो आएगा 60/1, क्योंकि 2 बजे आपने चलाया था और 3 बजे पहुंच गए आप लोग। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को। एवरेज इंटरवल ऑफ टाइम होता है और ये होता है इंस्टेंटेनियस में एक पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसे हम ग्राफ से समझेंगे। देखो इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके पास। ग्राफ, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, ग्राफ से समझेंगे। तो ग्राफ बनाता हूं मैं पहले रिएक्टेंट के लिए और फिर प्रोडक्ट के लिए। ग्राफ देखो, तो मैंने क्या किया, ये y एक्सेस और ये x एक्सेस। y एक्सेस में ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये ग्राफ किसके लिए बनाया मैंने, फॉर रिएक्टेंट। अब देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो रिएक्टेंट है आपके पास वो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, यहाँ से इधर मान सकते हो आप इसे। अब जैसे जैसे और इधर की तरफ हम रखेंगे टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ हाइपरबोला। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक पॉइंट आप कोई भी यहाँ से चूज कर लो, ये फर्स्ट वन, ये हो गया आपका R1 रिएक्टेंट्स के लिए, और सेकंड आपने ये ले लिया, इसे कहेंगे R2। यहाँ पे जो टाइम यूज हुआ है वो हुआ है T1, और यहाँ के लिए जो टाइम यूज होगा ये होगा T2। तो अगर मैंने कहा आपको एवरेज निकालो, एवरेज मतलब इंटरवल ऑफ टाइम, तो कैसे निकलेगा, देखो R एवरेज इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन आएगा रिएक्टेंट के लिए, फिर ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, R1 की, R1 माइनस R2। ये भी कह सकते हो आप, सॉरी जो फाइनल है फाइनल माइनस इनिशियल, R2 माइनस R1 कर सकते हैं इसे। ठीक है, अपॉन टाइम T2 माइनस T1। तो ये हो गया आपका R एवरेज निकालने का तरीका, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है ये पहला ग्राफ। देखो एवरेज के लिए रिप्लाई यस नो। बताओ ये ग्राफ समझ में आया आप लोगों को। यस, ओके, आगे बढ़ जाता हूँ मैं अब।
अब देखो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में क्या होता है कि आपको ग्राफ को क्या करना है, देखो जैसे मैंने ये बनाया सेम ग्राफ, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ये चलता 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 धीरे धीरे खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। अब मैं इंस्टेंटेनियस के लिए निकालूंगा, तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होगा, देखो मैंने क्या कहा, अभी एक पर्टिकुलर टाइम में चाहिए, चलो इसे हटा देता हूँ, फिर से देखो ये ग्राफ बनाया मैंने, रिएक्टेंट आप समझ जाओगे ग्राफ देखते कि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन कम किसकी होगी, रिएक्टेंट की, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये है टाइम, ठीक है। अब मैंने कहा आपको इंस्टेंटेनियस बताओ, तो इंस्टेंटेनियस कहीं पे भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे निकालो, इस पॉइंट में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी हो सकता है। अब आपको इस पर्टिकुलर को के लिए कैसे निकालना वैल्यू, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि इसके अगेंस्ट एक टेंजेंट लाइन खींचनी है आपने, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से देखो ये इधर टच करेगी, ये ऊपर टच करेगी, इसे ओ मान लो, इसे मान लो ए, और इसे मान लो बी। तो जो आर इंस्टेंटेनियस होता है ये होगा माइनस, फिर देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ओ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी टाइम कितना है, ओ बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो गया ओ बी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए आपने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये रिएक्टेंट के लिए है, तो हमने साइन क्या रखा है यहाँ पे, माइनस, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट है, क्लियर है। इंस्टेंटेनियस निकालना आ जाएगा आप लोगों को, तो किसी भी एक बार एक, रिपीट कर दीजिए। चलो रिपीट कर देता हूँ, देखो इंस्टेंटेनियस मैंने क्या कहा आपको, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करना है आपने, अब कोई भी एक टाइम के लिए यूज कर दो आप लोग, आपने किया यहाँ पे, यह बुक में इधर ही दिखाते हैं ठीक मिडिल में ही, कैसे कहीं पे भी रख लो आप लोग, तो जहां पे आपने पॉइंट रखा है इससे टेंजेंट लाइन खींचनी है आपने, बड़ी लाइन खींच दो इसमें, टेंजेंट लाइन, एक सीधी लाइन खींचोगे आप इसे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कहीं ना कहीं कट होगी, यहाँ पे कट होगी, इसको आप ए रख दो नाम, इसमें यहाँ कट होगी, इसे बी रख दो, ये हो गया ओ, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस में है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एक्स एक्सिस में है टाइम। तो अब आपको करना क्या है कि ये रेशियो निकालना है, इसका रेशियो कैसे निकलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस साइन किसके लिए आया है, रिएक्टेंट के लिए, और फिर देखो ये डिस्टेंस ओ और ए के बीच की डिस्टेंस यानी ओ ए अपॉन, ये कंसंट्रेशन पहले लिखेंगे, फिर टाइम हम नीचे लिखेंगे, तो टाइम क्या है, ओ बी, ओ बी हमने नीचे लिखा है। तो इस तरीके से हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं। अब बताओ ये आया समझ में, ऐसी सेम प्रोडक्ट भी है, फिर रिप्लाई करो अब। यस सर। ओके, अब सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग, सेकंड है आपका प्रोडक्ट के लिए, देखो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बदल जाएगा थोड़ा सा, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, देखो पहले एवरेज के लिए निकालूंगा मैं, तो एवरेज के लिए क्या होगा कि देखो प्रोडक्ट क्या होता है, पहले तो जीरो रहा होगा ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और धीरे 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 करके प्रोडक्ट बनेगा, एक टाइम क्या होगा कि प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की लाइन है, और यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ है टाइम, एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपने, अगर मैंने कहा एवरेज बताओ, एवरेज के लिए इंटरवल होगा, तो आपने स्टार्टिंग यहाँ से लेना है, इसमें P1, और यहाँ पे दूसरी कहीं पे भी रख लो आप P2, इसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना लगा है T1, और इसके रिस्पेक्ट में टाइम कितना लगा है T2। अब एवरेज निकालेंगे, तो आर एवरेज इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1,
इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हर हमेशा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो ये ब्रैकेट आप बुक में देखोगे तो ये ब्रैकेट ऐसे दिखाई देगा, बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट होगा। तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया माइनस इनिशियल प्रोडक्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस माइनस इन दोनों का डिफरेंस, इसे कहेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को एवरेज में? बताओ यस नो। किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकता हो, दोबारा बता देंगे। नो प्रॉब्लम। सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए दोबारा। फॉर्मूला, यस सर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आर एवरेज मींस क्या हो गया, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। अब मैंने कहा जैसे लाइन है, अब लाइन में हमें पता कैसे चल रहा है, तो हमने क्या किया, कोई भी डिस्टेंस ले ली यहाँ से। जैसे मैंने स्टार्टिंग की डिस्टेंस ये ले ली, कि पहले सॉरी ये प्रोडक्ट का बता देता हूँ। जैसे पहले आपके पास ये बना 5 मोल, P1 है 5 मोल, और फिर बना ये 10 मोल, ठीक है। बाकी ये तो चलता जा रहा है, ये तो कब तक बंधेगा, पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, एक सेगमेंट ले लिया यहाँ से, तो इनिशियल प्रेशर P1 और फाइनल प्रेशर, सॉरी ये प्रोडक्ट। अब इसमें कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, सपोज यहाँ से मिल रहा 10 सेकेंड, और जब ये 10 मोल पहुंचा तो यहाँ पे लग गया इसे 30 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, पहले 10 था मतलब बाद में 10 हुआ, पहले 5 था, अपॉन पहले टाइम था 10 बाद में 30, तो इस तरीके से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 5 यानी 5 अपॉन 20, तो ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो ऐसे ही हमने इंस्टेंटेनियस का निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। देखो प्रोडक्ट के केस में इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा, वही कॉन्सेप्ट है सेम। पहले हमने यहाँ से लिया, इधर लो, और यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे टाइम। अब ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ये तो आपको पता ही है। अब होता क्या है कि एक किसी भी पॉइंट में, अब यहाँ पे भी रख सकते हो पॉइंट, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी रख लो, लेकिन जनरली बुक में क्या होता है, ये मिडिल में रखा होता है। अब इसमें भी एक टेंजेंट लाइन खींचो पहले, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सेस में इसके रिस्पेक्ट में देखो एक सीधी लाइन यहाँ खींच दो, कहीं पे भी खींच सकते हो आप, और ऐसी इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ओ मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। अब सेम कॉन्सेप्ट होगा, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए किसके लिए आता है, कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन ऊपर होती है और टाइम नीचे होता है, तो ओ बी है टाइम, तो ओ बी, और इसमें साइन आएगा प्लस का। तो ये हो गया फॉर प्रोडक्ट। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे फर्स्ट सेकंड या थर्ड पेज में होगा ये ग्राफ। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सेम कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल बनाना है, ये एक्सटेंट ऑफ टाइम होता है। तो एक कोई भी पॉइंट खींचो, उसमें टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट के बाद वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में 2 लाइन खींचनी है, और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। क्योंकि एक पर्टिकुलर में निकालना बहुत मुश्किल है, जैसे यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसको निकालने के लिए क्या किया, मैथमेटिकल टूल्स यूज किए ताकि इसको आसानी से निकाल सके। ये जरूरी नहीं आप ऐसे बनाओ, आप चाहो इसको और बड़ा बना सकते हो। ये टेंजेंट लाइन खींचो यहाँ से, क्योंकि तो रेशियो है ये, आप इसको बहुत बड़ा बना दो, यहाँ से इसको यहाँ खींच लो,
इसको यहाँ खींच लो तो भी आंसर सेम आएगा, और बड़ा बना दो इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रेशियो है। तो रेशियो में चाहे छोटा लो आप चाहे बड़ा लो, तो आप बिल्कुल यहाँ का रेशियो नहीं ले सकते। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा बड़ा करके देखा ताकि आसानी हो जाए। आंसर सेम आएगा, चाहे आप इतना ट्रायंगल बनाओ, चाहे ये बड़ा बनाओ, चाहे और बड़ा बना दो, चाहे इससे छोटा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो है। ये समझ में हुआ? क्लियर? बताओ यस नो। रिप्लाई कर दो। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। कई बार चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं आती समझ में, कई दिक्कतें आती है, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए लाइफ में। अगर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मुश्किल दौर भी आते हैं, चीज़ें नहीं आती समझ में, कई बार जितना आपने पढ़ा है वो भी आदमी भूल जाता है कई बार, लेकिन पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाती है। कभी लगता है हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर दोगे तो सडनली आपको चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला है नेचर। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचर में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर जो एटम्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बताओ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होगा कम होगा? रिप्लाई करके बताना मुझे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा हो गया, एटम के बीच में ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने कहा ए बी है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, यामिनी सही है, विनीत राइट आंसर। इसका आंसर होगा डिक्रीज, क्योंकि खुद ये टूटेगा ही नहीं। सोचो आपने फोर्स दिया, ये टूट ही नहीं रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लो हो गई ना। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टूटेगा नहीं। जैसे मैंने कहा ए बी प्लस सी डी गिव्स, अब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये तो टूट ही नहीं रहा है ना। तो पहले ये टूटेगा, न्यू बॉन्ड तब बनेंगे जब ओल्ड बॉन्ड टूटेगा। तो ओल्ड बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। क्लियर है ये? कोई डाउट किसी को? बताओ, एनी डाउट? आगे बढ़ जाओ। यस सर। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कंसंट्रेशन। जैसे अभी मैंने इसमें इसके आगे भी बताया था आपको कि अगर मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? रिप्लाई करके बताओ मुझे। ये मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया हुआ आप लोगों को। हाँ, विनीत सही आंसर है, श्रुति सही आंसर है। देखो इसका आंसर है इंक्रीज होना, बिल्कुल सही है, इंक्रीज होगा। देखो इसका लॉजिक बता देता हूं मैं, लॉजिक ही लास्ट में आएगा। इसका रीजन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा किसी को 3A, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है 3 टाइम्स है।
अगर मैंने कहा 2a तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2 टाइम्स है, a का मतलब 1 टाइम्स है, 4 का मतलब 4 टाइम्स है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बताता है, इसमें एक लास्ट में आई थी कोलिजन थ्योरी। इसमें ये माना जाता है कि जब दो मॉलिक्यूल जैसे ए और बी ये आपस में कोलाइड कराएंगे, टकराएंगे, तभी केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। आया समझ में? केमिकल रिएक्शन कब होगी? कोलिजन की वजह से, जब दो एटम आपस में कोलाइड करेंगे। अब जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उतना कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, और जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा टकराएंगे मॉलिक्यूल्स आपस में, और जब मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये लॉजिक है इसका। ये लास्ट के टॉपिक में हमारे पास कोलिजन थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी ये मानती है कि कभी भी केमिकल अगर रिएक्शन होती है तो वो तब होगी जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे? कोलाइड होंगे, टकराएंगे, ए और बी आपस में कोलाइड हो जाएंगे, तब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। तो जितने ज्यादा एटम्स होंगे, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एटम्स होंगे, और जब ज्यादा एटम्स होंगे तो कोलिजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 एटम थे तो 5 कोलिजन हो रहे थे, अब मैंने 10 की जगह पे 50 एटम्स कर दिए तो क्या हो गया? कोलिजन कितने हो जाएंगे? 25 कोलिजन हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी ये मानती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स आपस में कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होने की वजह से केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। अब समझ में आया लॉजिक सबको? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और लॉजिक भी आना चाहिए आपको अगर आपको चैप्टर में कमांड करनी है तो ये समझ में आया सबको? जब मैं आपको हर बार बता रहा था कि इसकी स्पीड 4 टाइम्स है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन इससे कितनी है? 4 गुनी है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इससे 4 गुना हो जाएगा। इसका डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा, देखो पहले 10 एटम थे मेरे पास, अब मैंने 20 एटम कर दिए, यानी कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो कोलिजन कितने हो गए? 10 कोलिजन हो गए। 10 कोलिजन का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, क्योंकि जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ, कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन Yes. इंक्रीज होगी। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट, सारा कॉन्सेप्ट कोलिजन के ही बेस पे, और एक कोलिजन इन्होंने लास्ट में डाली है, कोलिजन थ्योरी लास्ट है। तो देखो अब थर्ड पॉइंट बताता हूँ, टेम्परेचर। उसको भी आप आराम से बता सकते हो। टेम्परेचर में अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बताओ, टेम्परेचर के केस में बताओ जरा दिमाग लगा के। अगर मैंने रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाँ, अब इससे एक विनीत राइट आंसर है। और कोई रिप्लाई? इंक्रीज, डिक्रीज? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग कोई चीज घर में बनाते हो खाना, और आपने टेम्परेचर लो दिया हुआ है तो क्या होगा? खाना बहुत देर में बनेगा। और अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो खाना बहुत जल्दी बन जाएगा। तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गई। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सेम लॉजिक है। देखो लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है? ये यही मानते, देखो केमिकल काइनेटिक्स में यही माना जाता है कि जो एटम्स होते हैं ये क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, टकराते हैं आपस में। अब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे। ठीक है, और जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? एटम्स, ये थ्योरी जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो एटम्स होते हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं, तभी केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब एटम्स कोलाइड करेंगे और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम बढ़ जाती है।
तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रीजन समझ में आ गया सबको। थर्ड वन, पूरा कॉन्सेप्ट यही है। Yes, sir. ठीक है, ये थ्योरी ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स मानती है कि एटम्स कोलाइड होने के बाद ही केमिकल रिएक्शन होता है, अदरवाइज वो कहता है केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसका मेन बेसिक फंडा क्या है, एटम्स कोलाइड हो रहे हैं आपस में, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कोलाइड होंगे उतना क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आते हैं हम लोग सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है जैसे मैंने कहा आपको 1, सेकेंड 2 और थर्ड 1 3, ये हो गया 1 2 3। अब आपने 1 लीटर सॉल्यूशन रखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन रखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन रखा है, तो इन तीनों में से किसमें जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ। अगर आपने सेम टाइम के लिए रखा है और सेम टेम्परेचर दे दो तो किस केस में जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, या तीनों में सेम बनेगा? विनीत, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? श्रुति, अभिषेक, चलो वेल ट्राई, लेकिन मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसमें से थर्ड वाले में जल्दी बन जाएगा। आप खाना रखो जरा, अब किसी बर्तन में रखो जो जिसका क्या है ये सरफेस ज्यादा है, तो 1 लीटर क्या होगा, यहीं पे नीचे आ जाएगा। देखो 1 लीटर इस बॉटम में आ गया। अब जैसे आपने हीटिंग करी, ये 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी का लेवल है वो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि एरिया कम है। तो आप हीटिंग करोगे तो पहले ये वाले पार्टिकल गर्म होंगे जो सरफेस वाले हैं, फिर ये ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर वाले नीचे आएंगे, फिर नीचे वाले फिर बीच में जाएंगे, तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, तो स्लो हो जाएगा। यानी कि सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे उतना क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जितना आपने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ाया, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। खुद सोचो आप लोग कि ये इतना भरा हुआ है, आपने हीटिंग करोगे तो हीटिंग किसको मिलेगी, केवल जो नीचे वाले पार्टिकल है, बस ये जो ये 2 3 4 ये वाले जो पार्टिकल हैं इन्हीं को हीटिंग मिल रही है बस, तो यही गर्म हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, अब जो सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल हो गए आपके पास, देखो तो इनको ज्यादा हीट मिल रही है सबको, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। खुद सोचो इसमें कितने ज्यादा एटम्स हैं जो सरफेस में, और जब आप हीटिंग करोगे तो हीटिंग कहाँ पे जाएगी, सरफेस पे जाएगी, और जब सरफेस पे जाएगी तो क्या होगा, इसमें रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और इसमें रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और जबकि आपने दोनों में 1 लीटर रखा है, लेकिन जल्दी किस में बनेगा, थर्ड वाले में, फिर सेकंड वाले में, फिर लास्ट में फर्स्ट वाले में। थर्ड सेकंड फर्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट है कि हीटिंग करोगे तो ये हीट अप होंगे, कोलाइड होंगे, टकराएंगे, रिएक्शन जल्दी होगी और प्रोडक्ट जल्दी बना देंगे। यहाँ पे इसमें तो हीट पहुंच ही नहीं रही है इस बेचारे के पास, तो बैक बेंचर्स है, उससे भी थोड़ा दूर बैठा हुआ है, तो क्या होगा, हीट तो इसमें पहुंच ही नहीं रही है। जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब तक ये ठंडा हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, काफी टाइम लगेगा आपको। तो समझ में आया सरफेस एरिया, बताओ यस नो, रिप्लाई करके बता दो मुझे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लॉजिकली आना चाहिए, कोई भी लॉजिक अगर आपको नहीं आता है तो मुझे तुरंत पूछो आप लोग कि ये कैसे हो गया। सबके लॉजिक अवेलेबल होते हैं, आपके बुक में नहीं मिलेंगे, जो टीचर है आपको सिंपली बता देंगे कि इसमें ऐसा होता है, लेकिन लॉजिक होते हैं सबके इसमें। अब नेक्स्ट है देखो 5 प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वैसे कैटलिस्ट के आपने अलग अलग वैरायटी पढ़ी होगी। कैटलिस्ट बहुत टाइप के होते हैं। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, और जो नेगेटिव होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। नेगेटिव से ही पता चल रहा है आपको, नेगेटिव मतलब स्टॉप करने वाला। तो कई चीज ऐसी भी होनी चाहिए जो स्टॉप करती है,
और कई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इंक्रीज करती है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन हम यहाँ पे किस कैटलिस्ट की बात करते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। अगर उसने क्वेश्चन को घुमा दिया और नेगेटिव कैटलिस्ट दे दिया आपको, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। ध्यान रखना, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है आपके पास तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसका लॉजिक है जो चैप्टर के लास्ट में इसको बताया गया है। अभी मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आप इसका आंसर है कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे मैंने कहा आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो पास होने के हैं पहले 33 थे, अब ये रूल आ गया कि 33 नहीं है बल्कि 20 मार्क्स में आप लोग पास होंगे, तो ज्यादा स्टूडेंट पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट पास होंगे उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी होता है कि रिएक्शन को पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। पहले 33 थी तो कम मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर पा रहे थे, अब 20 कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और ठीक इसका उल्टा है, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे तो ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। 33 होने थे पास होने के लिए, इसने कहा नहीं जी ये तो बहुत कम है, एक काम करो इसको बढ़ा के हम कितना कर देंगे? 50 कर देंगे। तो क्या हुआ? अब तो कम बच्चे पास होंगे क्योंकि 50 लाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, यानी नंबर स्टूडेंट पास कम हो जाएंगे। आया समझ में? तो इसे कहते हैं इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन जो आपके पास जनरल पूछा जाता है वो फर्स्ट वाला है, ये माना जाता है कि हम पॉजिटिव को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जनरली अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। ये आपको और डीप में बता दिया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन मेन आंसर आपको ये वाला देना है जो पॉजिटिव का है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ, ये एक्टिवेशन एनर्जी अभी आएगी लास्ट में। वैसे मैंने आपको डिफाइन बता दिया है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन में 33 मार्क्स थे पास होने के लिए तो वो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। मतलब जितना एक्सेस मार्क्स चाहिए हमें, एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए। एक होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये है कि कितना एक्सेस एनर्जी मुझे चाहिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये समझ में आया? किसी को रिप्लाई करो यस नो। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। Yes, sir. तो एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट होता है द सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। वो अपने आप को चेंज नहीं करता है लेकिन वो रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकता है। जैसे आप सोचो टीचर है, तो टीचर कैटलिस्ट का काम करता है। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर टीचर की हेल्प से पढ़ोगे तो आपको क्या होगा? आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम करता है टीचर। ठीक है, तो वो आप किसी भी चीज को आसान कर सकता है, कैटलिस्ट भी वही करता है। तो कैटलिस्ट का मेन काम क्या होता है? देखो, जो भी कोई एटम होता है तो इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है। हर एक एटम नहीं कर पाता। सपोज करो हर एक को 100 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके पास 70 जूल ही है, तो जो एक्स्ट्रा 30 जूल और चाहिए उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है कि इस 30 जूल को कम कर देता है। इसकी जगह पे उसने कहा कि 30 जूल को ना करके वो करेगा कि 10 जूल ही और चाहिए, बस 10 जूल। तो क्या होगा? ये आसानी से पहुंच जाएगा। अब 30 जूल रिक्वायर्ड था इससे, तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे आपको बोलेंगे कि आपके मार्क्स आए हैं 40 और आपको 50 चाहिए, तो 10 मार्क्स आप ला सकते हो आराम से। और आपके पास 10 मार्क्स हैं और 50 चाहिए तो 40 लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कैटलिस्ट ने क्या किया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी हम इसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम डीपली लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा।
यानी जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी मेरे पास उसे कम कर देगा। जैसे आप मार्केट में कोई चीज लेने गए और वो 100 रुपए की चीज है और आपके पास 70 रुपए है, तो 30 रुपए आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन दुकानदार ने कहा एक काम करते हैं, चलो 10 रुपए और दे दो, तो आपको लेना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। कोई दोस्त, आपका दोस्त आ गया जो दुकानदार को जानता था, तो उसने कहा कि एक काम करो, इसको कम कर दो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो उसने डिस्काउंट दे दिया आपको और बोला कि 10 रुपीज और दे दो, तो आपका काम आसान हो गया करना। तो उसे कहते हैं कैटलिस्ट, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इन जनरल ये कौन से कैटलिस्ट होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव देखेगा कि ये मेरा दुश्मन है, इसको तो 30 नहीं, इसको 50 रुपये एक्स्ट्रा बोलो, तो क्या होगा कि आपका लेना और मुश्किल हो जाएगा। तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है उसमें ठीक अपोजिट होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे इंक्रीज कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। अब बताओ, ये आया समझ में कैटलिस्ट का? ओके, 1 मिनट बचा है, एक काम करो, आप रिज्वाइन कर लो सेम आईडी पे, क्योंकि एक टॉपिक है और आगे हम करते हैं, तो इससे रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे।